139 का कमाल। यात्रा संस्मरण। एक लंबे अंतराल के बाद फिर एक लंबी यात्रा पर निकले। कई नए अनुभव हुए तो कई नई जगहों पर भी गए। सबसे अद्भुत और अप्रत्याशित अनुभव तो 139 का था, जिसका अनपेक्षित अनुभव यात्रा समाप्ति के चंद घंटों पहले ही हुआ। पहला पड़ाव रानीखेत। कोलकाता से दिल्ली होते हुए काठगोदाम और फिर अपने पड़ाव रानीखेत के नज़दीक एक गांव मजखाली के वुड्स विला रिजॉर्ट पर पहुंचे। चूंकि हम यहाँ एक पारिवारिक विवाह में आए थे, सब प्रबंध मेजबान की ही तरफ से था। कार्यक्रम सुनिश्चित था, अतः कहीं घूमना भी नहीं हुआ। 2019 के बाद हम इस क्षेत्र में पहली बार आए थे। इस वर्ष एक नया नज़ारा देखने को मिला। पहाड़ों पर सड़कों के किनारे जहां समुचित स्थान था, मोबाइल वाहनों में रेस्तरां देखने को मिले, लेकिन सब में प्रायः एक ही प्रकार की सामग्री मिलती है। शायद समय के साथ इनमें विविधता आ जाए। पता चला कि ऐसे रेस्तरां खुलने के प्रमुख दो कारण रहे। पहला, कोरोना के बाद अनेक लोग शहरों को छोड़कर गांवों में आ गए थे। इनमें जज्बा था और हुनर भी। ये वापस भी जाना नहीं चाहते थे और बहुतों के पास लौटने का विकल्प भी नहीं था। बस शुरुआत हो गई। दूसरा, कोरोना के समय में सड़कों की मरम्मत हो जाने के कारण अपने वाहनों से घूमने का प्रचलन बहुत बढ़ गया। यही नहीं, वे जो पहले सरकारी या निजी बसों में सफ़र किया करते थे, वे भी दुपहिया वाहनों से चलने लगे। ऐसे दुपहिया वाहनों में वृद्धि स्पष्ट दिखती है। इनके कारण मार्ग पर खाना ढूंढने वाले भी बढ़े। सड़कों पर हर जगह सड़क किनारे बड़ी जगह उपलब्ध भी नहीं होती ताकि बड़ा रेस्तरां खोला जा सके। जिस कोरोना ने बेरोजगार किया, उसी कोरोना ने व्यवसाय के नए आयाम भी खोल दिए। दो शब्द वुड्स विला के संबंध में भी। शादी थी और पूरा रिजॉर्ट आरक्षित था, अतः सही आकलन करना कठिन है। लेकिन कुछ एक बातें तो साफ दृष्टिगोचर होती हैं कि रिजॉर्ट बढ़िया, सुंदर और पूर्वमुखी है। सूर्योदय का आनंद ले सकते हैं। बड़े बड़े कमरे हैं, डुप्लेक्स हैं, साफ सुथरा है और भोजन भी स्वादिष्ट है। परेशानी है चढ़ने उतरने की, आवश्यकता से ज़्यादा। शहर गांव से जरा हटकर है, अतः बिना वाहन के कहीं आना जाना संभव नहीं। दूसरा पड़ाव नैनीताल। बल्कि सटीक कहूं तो नैनीताल से लगभग 7 किलोमीटर पहले जोखिया में स्टर्लिंग रिजॉर्ट में। वैसे तो हम नैनीताल हर वर्ष ही जाते हैं, लेकिन हर समय वहां श्री अरविंद आश्रम में ही ठहरते हैं। श्री अरविंद आश्रम मल्ली और स्टर्लिंग तल्ली नैनीताल की तरफ है। जैसे हम उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम, मध्य के नाम से शहरों के अलग अलग क्षेत्रों को चिन्हित करते हैं, वहीं सड़कों पर तल्ली मल्ली का प्रयोग किया जाता है। तल्ली यानी नीचे और मल्ली यानी ऊपर। वे जो नैनीताल से परिचित हैं, उन्हें ऐसे समझा सकता हूँ कि नैनीताल जाते समय झील के पहले का क्षेत्र तल्ली है और झील के बाद का मल्ली। स्टर्लिंग 4 तल्ले का भवन है, लेकिन लिफ्ट भी है। यहाँ ठहरने से पहली बार अनुभव हुआ कि अनेक लोग अल्प समय बिताने या अवकाश के बाद जिंदगी के बचे दिन गुजारने के लिए ऐसे स्थानों पर मकान, बंगला, फ्लैट लेकर शहर के शोरगुल से दूर कुछ समय बिताने के लिए या बची जिंदगी गुजारने आ जाते हैं। मौसम अच्छा रहता है। वैसे हर स्थान का अपना सुख और दुख होता है।
अगर प्राप्त दुख के साथ आप गुजारा कर सकते हैं तो आप भी ऐसे विकल्प पर विचार कर सकते हैं। रानीखेत अपने ऐसे ही एक परिचित के लड़के की शादी में आए थे, जिसने समय से पहले कार्य से निवृत्ति लेकर बाकी की जिंदगी वहीं गुजारने के लिए अपने घर में आ गए थे। इस यात्रा में हम पहली बार हनुमानगढ़ी गए। हर वर्ष सुनना होता था लेकिन जाना नहीं होता था। जाने पर पता चला कि इस क्षेत्र में 2 हनुमानगढ़ी हैं, असली और नकली। शायद बहुतों को ये शब्द अच्छा न लगे, उनसे क्षमा याचना सहित मैं कह सकता हूँ योग स्थली और पर्यटन स्थली। योग स्थली तल्ली नैनीताल के नज़दीक ही है। नीम करोली बाबा ने इसकी स्थापना की थी। समय समय पर इस प्रांगण में कई देवताओं को प्रतिष्ठित कर उनके मंदिर भी बनाए गए। यहाँ लोग कम आते हैं, शायद इसी कारण यहाँ की पवित्रता शांति बनी हुई है। फोटो लेना मना है। दूसरी हनुमानगढ़ी भीमताल के नज़दीक है। ये स्थान मार्ग पर ही है। खुले में हनुमान की भीमकाय प्रतिमा आते जाते दिखती है। पर्यटकों की भीड़ रहती है, अतः गूगल मैप भी नैनीताल के स्थान को कम और भीमताल के स्थान को ज़्यादा दिखाता है। यहाँ की ग्रीष्मकालीन राज्यपाल निवास गवर्नर्स हाउस भी देखा। उद्यान में अनेक लंबे और मोटे देवदार के वृक्ष हैं। बताया गया कि इन एक एक वृक्ष का मूल्य 10 लाख से ज़्यादा है। इन वृक्षों का एक ही लंबा तना होता है, लेकिन यहाँ एक वृक्ष से त्रिशूल के आकार में 3 तने निकले हुए थे। प्रकृति का चमत्कार। यहाँ से निकल हम पहुँचे ऋषिकेश, जिसे अब बिना समझे अपभ्रंश कर दिया गया है ऋषिकेश। नैनीताल से ऋषिकेश तक की यात्रा हमने एसी स्लीपर बस में की। यह अलग अनुभव था, लेकिन पूर्ण आरामदायक नहीं। ट्रेन की यात्रा में भी कई समस्याएं थी, अतः इसका चुनाव किया। नैनीताल से हल्द्वानी तक यह अलग अनुभव था, लेकिन पूर्ण आरामदायक नहीं। ट्रेन की यात्रा में भी कई समस्याएं थी, अतः इसका चुनाव किया। नैनीताल से हल्द्वानी तक गाड़ी से और फिर बस से। बस ठीक थी और पर्याप्त ठंडी भी, लेकिन समस्या थी हल्द्वानी में हमें दूसरे लोग भी थे। एक पेट्रोल पंप पर खड़ा कर दिया गया लगभग 3 घंटे के लिए। ऋषिकेश में भी हमें नेपाली फॉर्म पर प्रातः 5 बजे छोड़ दिया गया। ऑटो थे, लेकिन वह एक अलग समस्या थी। किसी प्रकार आश्रम तक पहुंचे। ऋषिकेश में पहुंचते ही बड़ा भयानक अनुभव हुआ। किसी परिचित और उनके समस्त परिवार के विशेष अनुमोदन पर हम पहुंचे शिव आनंद आश्रम पर। यहाँ 3-4 घंटे के अंदर अंदर हमें लगभग 20 से 25 तल्ले की ऊंचाई पर पैदल चढ़ना और उतरना पड़ा। बड़ी कठिनाई से हमें वानप्रस्थ आश्रम में 5 दिन ठहरने की अनुमति मिली। पिछली यात्रा में जिस ऑटो वाले से हमारा परिचय हुआ, उसका फ़ोन था। उसे बुलाया और उसने इस मर्मांतक पीड़ा से हमारा उद्धार किया। यहाँ से छुटकारा लेकर हम पहुँच गए वानप्रस्थ आश्रम में। इतनी थकावट हो गई थी कि जैसे तैसे कुछ खाकर हम जो सोए तो दूसरे दिन सुबह ही उठे। लेकिन इस पीड़ा ने हमारे शरीर को इस प्रकार तोड़ा कि फिर हम न तो ऋषिकेश में कहीं जा पाए, न उत्तरकाशी गए, न और कहीं। 5 दिन वापसी के सफ़र में हरिद्वार पहुँचे। ऋषिकेश से हरिद्वार के रास्ते में औरो वैली भी गए। ऋषिकेश और हरिद्वार के मध्य रायवाला में प्रमुख मार्ग से थोड़ा अंदर है ऋषिद्वार औरो वैली। श्री अरविंद से जुड़ा होने के कारण यह स्थान भी देखने की इच्छा थी। यहाँ स्वामी ब्रह्मदेव से मुलाकात हुई। पौष्टिक जलपान करने के बाद उन्होंने स्वयं हमें पूरा स्थान
घूम घूम कर दिखाया। स्थान आकर्षक है, निर्माण कार्य चल रहा है, ठहरने की भी व्यवस्था है। वैसे इनका श्री अरविंद सोसाइटी या श्री अरविंद आश्रम पांडिचेरी या दिल्ली से कोई सीधा संबंध नहीं है। स्वामी ब्रह्मदेव श्री अरविंद और श्री माँ के अनुयायी हैं। हरिद्वार में भी हमें एक नए आश्रम में ही ठहरना था, श्री उमा महेश्वर बैरागी आश्रम। शिवानंद आश्रम के अनुभव के बाद बड़ा डर लग रहा था, लेकिन यहाँ पहुंचकर आश्वस्त हुए। एक सीढ़ी भी नहीं चढ़नी पड़ी। हमें नीचे का ही कमरा दिया गया था। कमरा साफ सुथरा, बड़ा और एसी भी था। भोजन की व्यवस्था अच्छी थी एवं पौष्टिक तथा स्वादिष्ट भी। आश्रम का अपना घाट है, पर्याप्त रूप से सुरक्षित भी। आराम करने के बाद हम पहुँचे हर की पैड़ी। बड़ी निराशा हुई। कहीं भी किसी भी प्रकार की जरा भी न तो पवित्रता, न शांति, न आध्यात्मिकता, न श्रद्धा और न केवल शोर शराबा, गंदगी, बेहताशा भीड़। और यह सब तो तब जब कोई भी किसी भी प्रकार का त्योहार नहीं था। केवल व्यापार, व्यापार और व्यापार। दान करना भी व्यापार ही लगा। इसकी पवित्रता को वापस लाने का केवल एक ही उपाय मुझे नजर आता है। उस पूरे क्षेत्र से पूरे व्यापार को हटा दिया जाए। खाने पीने बेचने की सब दुकानें वहां से हटा दी जाएं। क्षेत्र को इसकी पवित्रता लौटाई जाए। क्या यह संभव है? क्या किसी भी मंदिर में आप इस प्रकार के बाजार की अनुमति देते हैं? और अब वापसी और 139 का कमाल। हरिद्वार से हम दिल्ली होते हुए वापस कोलकाता की तरफ रवाना हुए। इस पूरी यात्रा में हमें कूलियों से बड़ा अच्छा व्यवहार मिला, जैसे पहले कभी नहीं मिला था। मुझे लगता है कि यह उनका कमाल नहीं, बल्कि हमारे अपने व्यवहार का कमाल था। जैसा बोया वैसा काटा। हमने बड़ी इज्जत और अपने मन से उनसे बात की और उन्होंने भी वैसा ही प्रत्युत्तर दिया। बहरहाल जनशताब्दी से हरिद्वार से नई दिल्ली और वहां से दुरांतो से कोलकाता के लिए रवाना हुए। दुरांतो अपने सही समय 12:40 पर छूट गई। भूख लगी थी, खाने का इंतजार करते रहे। दोपहर के 2 बज गए, लेकिन कहीं कोई अता पता नहीं। धैर्य छूट गया। पेंट्री कार पर पहुंचा। सूट बूट में खड़े व्यक्ति को देखकर मैंने प्रश्न दाग दिया, क्या आप लोग लंच डिनर के समय देंगे? वे महानुभाव मेरा प्रश्न नहीं समझ पाए। बगल में खड़ा व्यक्ति समझा और बताया कि खाना भिजवाया जा चुका है। मैंने अगला प्रश्न किया, मैं तो शिकायत दर्ज करने आया हूं। मैं मैनेजर से मुखातिब हुआ। स्वर ऊंचा हो गया, क्या आप लोग डिनर के समय लंच देंगे? स्थिति की नाजुकता का एहसास कर अंदर से एक अन्य अधिकारी पधारे। उपस्थित सब लोगों को डांट बताई और तुरंत एक व्यक्ति को खबर लेने नियुक्त किया। मैं अपने कोच की तरफ बढ़ा। वह मेरे से आगे दौड़ता हुआ गया और हमारा भोजन मेरे पहुंचने के पहले पहुंचा दिया। पेट में भोजन जाते ही सर की गर्मी निकल गई और हम खा पी कर सो गए। लेकिन रात का भोजन फिर रात्रि 9 बजे के बाद। आइसक्रीम रात 10 बजे के बाद लाया, लेकिन तब तक हम और दूसरे कई यात्री सो चुके थे। सुबह उठा तब तक निश्चय कर चुका था कि शिकायत सुझाव खाते में लिखूंगा। पेंट्री वाले को कहा, उसने बताया कि मुझे जाने की जरूरत नहीं, वह खबर कर देगा, कहीं बर्थ पर पुस्तिका ला देगा। लेकिन कोई खबर नहीं। जलपान के बाद फिर याद दिलाया, लेकिन कुछ नहीं हुआ। सोचने लगा क्या करूं। ट्रेन 10:35 पर हावड़ा पहुंच जाती है और 9:45 हो गए थे। अनिच्छा से 139 डायल किया। सब विकल्पों को ध्यान से सुनकर प्रतिनिधि से बात करने का विकल्प चुना। फिर उसे बताया कि मैं अभी ट्रेन में सफ़र कर रहा हूँ, शिकायत पुस्तिका मांग रहा हूँ
लेकिन पेंट्री वाले दे नहीं रहे हैं। उसने मेरा पीएनआर नंबर मांगा, नाम पूछा और हाथों हाथ मेरी जानकारी जांच करते हुए मेरा कोच, बर्थ और ट्रेन सब सही सही बताया। मैं संभल कर बैठ गया। मुझे लगा कुछ तो अलग हो रहा है। फिर उसने बताया कि मेरी शिकायत दर्ज कर ली गई है और एसएमएस द्वारा मुझे विवरण प्राप्त हो जाएगा। मैं इस पूरे वाकये पर गौर कर ही रहा था कि पेंट्री मैनेजर कोच अटेंडेंट के साथ मेरे समक्ष मौजूद थे। वह देरी होने की सफाई दे रहा था, पर मैं शिकायत पुस्तिका की मांग पर अड़ा था। तभी उच्च अधिकारी भी उपस्थित हो गया और पूरे घटनाक्रम की जिम्मेदारी लेते हुए क्षमा याचना करने लगे। क्यों? देश बदल रहा है। यह मानकर मत चलिए कि कुछ नहीं होगा। कुछ करने से ही कुछ होगा। करके तो देखिए। कोशिश निरंतर करते रहें तो वह दिन दूर नहीं जब बहुत कुछ बदल जाएगा। मैंने छोटी छोटी अनेक लड़ाइयाँ लड़ी हैं। घर पर बैठे बैठे ही कभी कहीं कोई तकलीफ नहीं हुई और सफलता मिली, बदलाव आया। प्रारंभ के दिनों में मल्टीप्लेक्स द्वारा वीकेंड की गलत व्याख्या, धुआं छोड़ते वाहन, बैंक द्वारा खाता बंद करने में परेशानी, पीपीएफ के रुपए देने में मनमानी, ईपीएफ के रुपए निकलवाने में परेशानी, बैंक में नॉमिनी के हस्ताक्षर करवाने की बाध्यता आदि कई बदलाव मैंने सफलतापूर्वक करवाए हैं। एक लोकतंत्र की सफलता के लिए केवल वोट देना काफी नहीं है, बल्कि एक जागरूक नागरिक बनकर हर समय सजग और चौकन्ना रहने की जरूरत है। लगे रहेंगे तो सब बदलेगा। कोशिश तो करके देखिए। आपने भी कहीं कोई यादगार यात्रा की है और दूसरों को बताना चाहते हैं तो हमें भेजें। आप चाहें तो उसका ऑडियो भी बनाकर भेज सकते हैं। हम उसे यहाँ आपके नाम के साथ प्रस्तुत करेंगे। अगर हमारे पोस्ट आपको पसंद आ रहे हैं तो सब्सक्राइब करें। अपने सुझाव, सजेशंस दें। आपको कैसा लगा और क्यों? आप अंग्रेजी में भी लिख सकते हैं।